देखिए, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने और मिटने की कहानियां आती हैं, है ना? लेकिन इतिहास सिर्फ इतना ही नहीं है। ये उन कहानियों का भी दस्तावेज है जहां अटूट हिम्मत और कभी ना हारने वाली इच्छा शक्ति की मिसालें मिलती हैं। और आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त गाथा की गहराई में उतरेंगे। जरा तसव्वुर कीजिए, एक तरफ थी दिल्ली की शाही सल्तनत, जिसके पास बेहिसाब ताकत थी, बेशुमार दौलत थी और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना परचम लहराने का जुनून था। और दूसरी तरफ राजस्थान की पहाड़ियों में बसा मेवाड़ का एक राजपूत राज्य, जो पूरे 300 सालों तक एक मजबूत चट्टान की तरह सल्तनत के रास्ते में खड़ा रहा। ये सिर्फ दो ताकतों की टक्कर नहीं थी, बल्कि दो अलग अलग विचारधाराओं का महासंग्राम था। 1206 में जब सल्तनत की नींव रखी गई, तब से लेकर 1526 में जब उसका पतन हुआ, ये संघर्ष लगातार चलता रहा। ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं थी, बल्कि अपनी संस्कृति, अपने सम्मान और सबसे बढ़कर अपनी आज़ादी को जिंदा रखने के लिए लड़ी गई एक बहुत लंबी जंग थी। इस जंग की गूंज ने आने वाले भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। तो चलिए, इस महागाथा की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक राज्य के फौलादी इरादों ने एक विशाल साम्राज्य को बार बार चुनौती दी और उसे घुटनों पर ला खड़ा किया। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की धुरी है। यही हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये हुआ कैसे। एक तरफ दिल्ली सल्तनत, एक ऐसी मिलिट्री सुपर पावर जिसके पास लाखों की फौज थी, सोने चांदी के भंडार थे और सब कुछ जीत लेने की एक जिद थी। और उसके सामने खड़ा था मेवाड़, पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा राज्य जिसके संसाधन भी सीमित थे और योद्धा भी गिने चुने। फिर भी मेवाड़ न सिर्फ सल्तनत के सामने टिका रहा, बल्कि कई कई बार तो सल्तनत को पीछे हटने और अपनी रक्षा करने पर भी मजबूर कर दिया। तो इस हैरान कर देने वाले प्रतिरोध के पीछे का राज क्या था? क्या ये सिर्फ उनके किलों की मजबूती थी जिन्हें अजेय माना जाता था, या उनके शासकों का वो असाधारण नेतृत्व था जो लोगों में जोश भर देता था, या फिर ये उस धरती के लोगों की अपनी आज़ादी के लिए वो गहरी वफादारी थी जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ने और अपनी जान देने की ताकत देती रही? इस एक सवाल का जवाब ही हमें इस महासंघर्ष की असली आत्मा तक लेकर जाएगा। चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि कैसे पक्का इरादा और सही रणनीति कभी-कभी एक बहुत बड़े साम्राज्य की विशाल सैन्य ताकत पर भी भारी पड़ सकती है। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। एक नज़र में ये इस पूरे संघर्ष का सार है। बाईं तरफ देखिए, ये है दिल्ली सल्तनत की जीवन रेखा। 1206 में इसकी शुरुआत होती है और ठीक 320 साल बाद 1526 में बाबर के हाथों इसका अंत हो जाता है। एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुकूमत की। लेकिन अब जरा दाईं ओर की इस अटूट, लगातार चलती हुई रेखा पर गौर कीजिए। ये है मेवाड़। ये सल्तनत के जन्म के समय भी था, उसके पूरे जीवन काल में भी था और उसके अंत के बाद भी मजबूती से खड़ा रहा। जरा इस बात की गहराई को समझिए। जब दिल्ली में गुलाम वंश का राज आया, मेवाड़ मौजूद था। जब खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश आए, उन्होंने राज किया और फिर इतिहास के पन्नों में गुम हो गए, तब भी मेवाड़ सीना ताने खड़ा था। और जब आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी पानीपत के मैदान में बाबर से हार रहा था, उस वक्त भी मेवाड़ एक आज़ाद और ताकतवर राज्य था। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये मेवाड़ की उस अदम्य जिजीविषा यानी जीने की जबरदस्त इच्छा का सबसे बड़ा सबूत है, जिसने सल्तनत के हर एक वंश को देखा, उनसे टक्कर ली और आखिर में उन्हें खत्म होते हुए भी देखा। तो हमारी कहानी शुरू होती है 13वीं सदी की शुरुआत में। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान का सियासी नक्शा तेजी से बदल रहा था। दिल्ली में मामलुक वंश, जिसे हम गुलाम वंश भी कहते हैं, एक नई सल्तनत की बुनियाद रख रहा था। और इस नई सल्तनत का सिर्फ एक ही मकसद था, लगातार अपनी सरहदों को फैलाते जाना और फैलाते जाना। ठीक उसी वक्त दक्षिण में अरावली की पहाड़ियों की गोद में मेवाड़ में गुहिल शासक चुपचाप अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, और उनका भी सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी आज़ादी और अपनी ज़मीन को किसी भी कीमत पर बचाए रखना। तो एक ताकत थी जो हर दिशा में फैलना चाहती थी और दूसरी ताकत थी जो अपनी जगह पर मजबूती से जमे रहना चाहती थी। ये तो तय था कि इन दो अलग अलग इरादों का टकराव होकर रहेगा, इसे कोई टाल नहीं सकता था। और बस यहीं से उस दुश्मनी की नींव पड़ी जो अगले 300 सालों तक इतिहास के पन्ने अपने खून से लिखेगी।
एक ऐसा संघर्ष जिसमें अनगिनत लड़ाइयां होंगी, राजधानियां जला दी जाएंगी और कई पीढ़ियां इसी संघर्ष की आग में तपकर सोना बनेंगी। ये कहानी है उस पहली टक्कर की जिसने इस महासंघर्ष की पटकथा हमेशा के लिए तय कर दी। तो ये पहली बड़ी टक्कर हुई क्यों? देखिए, इसका जवाब दो बिल्कुल अलग अलग सोच में छिपा है। एक तरफ थे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश। उनके लिए मेवाड़ क्या था? सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि उनके बड़े सपने के रास्ते का एक रोड़ा। जरा सोचिए, गुजरात जाने वाला जो अमीर व्यापार मार्ग था, मेवाड़ ठीक उस पर एक कांटे की तरह चुभ रहा था। और ऊपर से ये एक नई राजपूत ताकत थी जो सिर उठा रही थी। इल्तुतमिश की सोच साफ थी, इसे बढ़ने से पहले ही कुचल दो। उनकी रणनीति सीधी, सपाट और आक्रामक थी। हमला करो, जीतो और अपने अधीन कर लो। अब दूसरी तरफ देखिए, मेवाड़ के महाराविल जैत्र सिंह। उनका मकसद बहुत सीधा और साफ था, अपने घर की हिफाजत करना। उनकी लड़ाई अपनी जमीन, अपनी आज़ादी और अपने लोगों के लिए थी। उनकी रणनीति पूरी तरह से रक्षात्मक थी। जो भी हमलावर हमारी धरती पर कदम रखे, उसे बाहर निकाल फेंको। तो ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी। एक जो सब कुछ छीन लेना चाहती थी और दूसरी जो सिर्फ अपना सब कुछ बचाए रखना चाहती थी। और यही वो बुनियादी फर्क था जिसने इस लड़ाई को इतना लंबा, इतना भयानक और इतना व्यक्तिगत बना दिया। और आखिरकार इन दो ताकतों का आमना सामना हुआ 1227 में राजसमंद के पास भूताला के मैदान पर। एक तरफ सुल्तान इल्तुतमिश की विशाल शाही फौज और दूसरी तरफ महारावल जैत्र सिंह के राजपूत योद्धा। सुल्तान को अपनी तादाद और अपने संसाधनों पर पूरा यकीन था, लेकिन मेवाड़ के योद्धा अपनी जमीन के चप्पे चप्पे के लिए लड़ रहे थे। एक भयानक युद्ध हुआ। उस दौर के एक ग्रंथ हमीर मद मर्दन में इस लड़ाई के बारे में लिखा गया है। इस ग्रंथ का मतलब ही है हमीर, यानी सुल्तान के घमंड को चूर चूर करने वाली लड़ाई। और मेवाड़ के योद्धाओं ने ठीक यही किया। उन्होंने न सिर्फ सुल्तान की उस फौज के हमले को रोका जिसे कोई हरा नहीं सकता था, बल्कि उसे पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया। मेवाड़ के लिए ये एक शानदार फौजी जीत थी, लेकिन ये एक बहुत ही महंगी जीत साबित हुई। सल्तनत की फौज पीछे तो हट रही थी, लेकिन हार की आग में जल रही थी। मेवाड़ ने जंग तो जीत ली थी, पर अब उसे सुल्तान के वहशी इंतकाम की कीमत चुकानी थी। और इस इंतकाम ने इस दुश्मनी को एक नए और कहीं ज्यादा क्रूर मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। भूताला की युद्ध का नतीजा मेवाड़ के लिए विनाशकारी था, लेकिन इसी विनाश ने मेवाड़ की रक्षा करने की रणनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जंग के मैदान में मिली हार से सुल्तान इल्तुतमिश की सेना बौखला गई थी और उन्होंने अपना सारा गुस्सा मेवाड़ की उस वक्त की राजधानी नागदा पर निकाला। उन्होंने पूरे शहर को लूटा और उसे जलाकर खाक में मिला दिया। ये एक वहशी इंतकाम था जिसका एक ही मकसद था, मेवाड़ के हौसले को पूरी तरह से तोड़ देना। लेकिन मेवाड़ इसी राख से और भी मजबूत होकर निकला। महारावल जैत्र सिंह ने इस तबाही से एक बहुत बड़ा सबक सीखा कि एक राजधानी सिर्फ एक शहर नहीं हो सकती, उसे एक ऐसा किला होना चाहिए जिसे कोई भेद ना सके। और इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी राजधानी को चित्तौड़ के विशाल और दुर्गम पठार पर बने किले में शिफ्ट कर दिया। ये एक ऐतिहासिक फैसला था जिसने मेवाड़ की किस्मत ही बदल दी। नागदा की तबाही एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, लेकिन इसी त्रासदी की राख पर चित्तौड़ के उस महान युग की शुरुआत हुई जो आने वाली कई सदियों तक राजपूतों के प्रतिरोध, उनके बलिदान और उनके गौरव का सबसे बड़ा प्रतीक बनने वाला था। अब हम इस लंबे संघर्ष के सबसे काले, सबसे दर्दनाक और शायद सबसे विनाशकारी अध्याय तक पहुंचते हैं। लगभग 75 साल गुजर चुके थे। दिल्ली की गद्दी पर अब खिलजी वंश का राज था और सुल्तान था बहुत ही महत्वाकांक्षी, चालाक और बेहद क्रूर अलाउद्दीन खिलजी। अगर इल्तुतमिश का हमला मेवाड़ के लिए एक इम्तिहान था, तो खिलजी का ये हमला मेवाड़ के वजूद पर एक सीधा प्रहार था। उसकी नजरें अब मेवाड़ के नए दिल और उसकी आत्मा पर थीं, यानी चित्तौड़ का वो किला जिसे अजेय माना जाता था। ये कोई मामूली फौजी अभियान नहीं था, ये एक साम्राज्य के पूरे गुस्से, उसकी पूरी सैन्य ताकत को एक अकेले किले के खिलाफ उतारने की तैयारी थी। इस घेराबंदी की कहानी मेवाड़ के इतिहास के सबसे गहरे जख्मों में से एक है। एक ऐसी कहानी जिसमें बेमिसाल बहादुरी है, दिल दहला देने वाला बलिदान है और एक भयानक त्रासदी है। ये सब एक साथ गुथे हुए हैं। ये कहानी है इतिहास में अमर हो चुके चित्तौड़ के महाघेरे की। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर हमला किसी एक वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ये रणनीति, महत्वाकांक्षा, बदला और जुनून का एक ऐसा जानलेवा मिश्रण था जिसने इस हमले को तय कर दिया था। सबसे पहले रणनीतिक वजह। चित्तौड़ का किला मालवा और गुजरात जाने वाले दौलतमंद व्यापारिक रास्तों का गेटवे था।
इस पर कब्जा करने का मतलब था इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल करना। दूसरी थी उसकी महत्वाकांक्षा। खिलजी पूरे हिंदुस्तान को अपने कदमों में झुकाना चाहता था और उसकी नज़र में एक आज़ाद और ताकतवर मेवाड़ उसके इस सपने के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था। फिर था व्यक्तिगत बदला। कुछ साल पहले मेवाड़ के शासक समर सिंह ने उसकी सेना से टैक्स वसूलकर उसे जलील किया था और इस बेइज्जती को वो कभी भूला नहीं था। और आखिर में था जुनून। रानी पद्मिनी की खूबसूरती के वो किस्से जिन्हें पाने की चाहत ने उसे अंधा कर दिया था, जैसा कि मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत में बताया गया है। ये चारों वजहें जब एक साथ मिली तो एक ऐसे भयानक तूफान में बदल गईं जो अब चित्तौड़ के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। 8 महीने। इस एक संख्या की भयावहता को जरा महसूस कीजिए। 240 से भी ज्यादा दिन। एक अकेला किला दिल्ली सल्तनत की पूरी सैन्य शक्ति के सामने सीना ताने खड़ा रहा। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बल्कि सब्र और सहन शक्ति का एक क्रूर इम्तिहान था। बाहर अलाउद्दीन खिलजी की लाखों की फौज घेरा डाले बैठी थी, जिसके पास खाने पीने और हथियारों की कोई कमी नहीं थी। और अंदर महारावल रतन सिंह के योद्धा थे, जिनके पास घटता हुआ राशन था, गिनती के हथियार थे और था तो बस उनका कभी न टूटने वाला हौसला। हर सुबह जब सूरज उगता तो उन्हें दुश्मन की मीलों तक फैली छावनी दिखाई देती, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये घेराबंदी सिर्फ पत्थर और लोहे की जंग नहीं थी, ये उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच की एक लंबी लड़ाई थी। 8 महीनों तक चित्तौड़ झुका नहीं। ये अपने आप में राजपूतों के साहस और उनकी जिद की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी है जिसने इस घेराबंदी को भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये 2 दुनियाओं की टक्कर थी और 2 बिल्कुल अलग-अलग रणनीतियों की भी। एक तरफ था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। उसके पास क्या था? सल्तनत की पूरी ताकत, एक विशाल प्रोफेशनल आर्मी, घेराबंदी के लिए उस जमाने के सबसे आधुनिक हथियार और एक ऐसी सप्लाई लाइन जो कभी खत्म नहीं हो सकती थी। उसकी रणनीति में कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ ठंडा, बेरहम सब्र था। किले को चारों तरफ से घेर लो, बाहर से आने वाली हर मदद को काट दो और अंदर के लोगों को भूख, प्यास और मायूसी से धीरे-धीरे तोड़ दो। वक्त पूरी तरह से उसके साथ था। और दूसरी तरफ थे महारावल रतन सिंह। उनके पास क्या था? बस एक किला और मुट्ठी भर जाबाज योद्धा। बाहर से मदद की कोई उम्मीद नहीं थी और किले के अंदर रसद हर गुजरते दिन के साथ कम हो रही थी। उनकी रणनीति किसी हताशा से नहीं, बल्कि सम्मान और कर्तव्य की भावना से निकली थी। अपनी मातृभूमि और अपने लोगों की हिफाजत आखिरी सांस तक करना। ये एक साम्राज्य की विशाल मशीन और एक छोटे से राज्य की अदम्य आत्मा के बीच की लड़ाई थी, जिसका नतीजा शायद पहले से ही तय लग रहा था। 8 महीने की अथक घेराबंदी के बाद आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब किले के अंदर खाने का आखिरी दाना भी खत्म हो गया। जब हार निश्चित हो गई और सम्मान के साथ जीने का कोई और रास्ता नहीं बचा, तो चित्तौड़ ने प्रतिरोध का वो अंतिम और सबसे भयावह रूप चुना जिसे इतिहास साका और जौहर के नाम से जानता है। देखिए, ये कोई सैन्य चाल नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संकल्प था। सेनापति गोरा और बादल के नेतृत्व में सभी राजपूत योद्धाओं ने बलिदान का प्रतीक केसरिया वस्त्र धारण किया। फिर उन्होंने किले के दरवाजे खोले और भूखे शेरों की तरह दुश्मन की सेना पर टूट पड़े। इसी को कहते हैं साका, एक आखिरी युद्ध जो जीतने के लिए नहीं बल्कि लड़ते हुए वीरगति पाने के लिए लड़ा गया। और उधर किले के भीतर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों राजपूत महिलाओं ने दुश्मन के हाथों पड़कर अपमानित होने से बचने के लिए एक विशाल धधकती चिता में प्रवेश किया। ये था जौहर। तो ये न तो हार थी और न ही आत्मसमर्पण, ये उनकी अंतिम विजय थी, जहां उन्होंने अपनी गरिमा दुश्मन को नहीं बल्कि अग्नि को सौंपी। 26 अगस्त 1303। ये तारीख मेवाड़ के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई। साका और जौहर के बाद अलाउद्दीन खिलजी की विजयी सेना ने खाली हो चुके वीरान किले में कदम रखा, लेकिन उसकी जीत का नशा अब हैवानियत में बदल गया। जीत के बाद खिलजी ने किले के अंदर मौजूद लगभग 30,000 निहत्थे नागरिकों का बेरहमी से कत्लेआम करने का हुक्म दिया। इनमें ज्यादातर कारीगर और किसान थे। ये कोई सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि दहशत फैलाने और प्रतिरोध की हर छोटी बड़ी भावना को कुचलने का एक बर्बर काम था। सुल्तान के साथ मौजूद अमीर खुसरो ने अपनी आंखों से इस तबाही का मंजर देखा था। अपनी जीत को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया। मेवाड़ की आत्मा चित्तौड़ अब सल्तनत के कब्जे में थी।
उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मेवाड़ का गौरव और उसकी कहानी हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गई है। लेकिन राख के इसी ढेर से एक नई चिंगारी उठने वाली थी। चित्तौड़ के पतन और उस भयानक कत्लेआम के बाद कोई भी ये मान सकता था कि मेवाड़ का अध्याय अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। किला सल्तनत के कब्जे में था, शाही खानदान खत्म हो चुका था और लोगों में खौफ का माहौल था। लेकिन ये मेवाड़ की कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नए और भी ज्यादा गौरवशाली अध्याय की एक हैरान कर देने वाली शुरुआत थी। ये कहानी है राख से फिर से उठ खड़े होने की। अब हम उस दौर में चलेंगे जहां मेवाड़ ने न सिर्फ अपनी खोई हुई आज़ादी को वापस छीना, बल्कि दिल्ली सल्तनत को भी सीधी चुनौती देने की हैसियत हासिल कर ली। इस अविश्वसनीय वापसी का चेहरा गुहेल वंश की ही एक नई शाखा सिसोदिया वंश के उदय को जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सबसे गहरी हार भी एक महान वापसी की नींव बन सकती है। और इस वापसी का नेतृत्व एक ऐसे शासक ने किया जिसे इतिहास आज भी मेवाड़ का उद्धारक कहकर सम्मान देता है। इस वापसी का चेहरा बने सिसोदा गांव के एक जागीरदार हमीर सिंह। उन्होंने बिखरे हुए राजपूत सरदारों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया और एक बहुत ही सोची समझी और साहसी मुहिम शुरू की। उनका पहला और सबसे अहम कदम था मेवाड़ की आत्मा चित्तौड़ को वापस जीतना। 1326 में खिलजी के पतन के बाद दिल्ली में जो अफरा-तफरी मची थी, उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने चित्तौड़ पर फिर से कब्जा कर लिया। इसी ऐतिहासिक जीत के साथ मेवाड़ में महाराणा की उपाधि और सिसोदिया वंश के राज की शुरुआत हुई। लेकिन हमीर का असली कमाल तो अभी बाकी था। जब दिल्ली के नए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने मेवाड़ को फिर से अपने अधीन करने के लिए एक बहुत बड़ी फौज भेजी, तो हमीर ने सिंघोली के युद्ध में न सिर्फ उसे बुरी तरह हराया, बल्कि कुछ ऐतिहासिक किताबों के मुताबिक सुल्तान को बंदी तक बना लिया और कई महीनों तक चित्तौड़ के किले में कैद रखा। ये एक ऐसा उलटफेर था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मेवाड़ अब सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहा था, वो अब पलटवार कर रहा था और जीत भी रहा था। महाराणा हमीर के इन असाधारण कारनामों ने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनके शौर्य, उनके नेतृत्व और मेवाड़ को फिर से जिंदा करने के उनके जज्बे के लिए उन्हें कई उपाधियां दी गईं। लेकिन उनमें से सबसे मशहूर है विषम घाटी पंचानन, जो हमें कुंभलगढ़ के शिलालेख में मिलती है। इसका मतलब है संकट और मुश्किल भरे समय में शेर के समान। और ये उपाधि उनके किरदार और उनके काम को बिल्कुल सही तरीके से बयान करती है। जब मेवाड़ अपने सबसे बुरे और मुश्किल दौर से गुजर रहा था, जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब हमीर एक शेर की तरह सामने आए। उन्होंने न सिर्फ अपने घर को वापस जीता, बल्कि दुश्मन साम्राज्य को भी उसके घुटनों पर ला दिया। उन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सचमुच मेवाड़ को राजनीतिक तबाही से बचाया और उसे एक नई और पहले से भी ज्यादा मजबूत नींव पर खड़ा किया। हमीर की विरासत हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत को एक बड़े अवसर में बदल सकता है। महाराणा हमीर ने जो मजबूत नींव रखी थी, उस पर उनके बाद आने वाले शासकों, खासतौर पर महाराणा कुंभा ने एक शानदार साम्राज्य की इमारत खड़ी कर दी। 15वीं सदी आते आते उत्तर भारत में ताकत का पल्ला पूरी तरह से पलट चुका था। इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी 1398 में तैमूर का दिल्ली पर किया गया बर्बर हमला। इस हमले ने सल्तनत की कमर तोड़कर रख दी और उसे इतना कमजोर कर दिया कि वो फिर कभी पूरी तरह से संभल ही नहीं पाई। दिल्ली में जो सियासी खालीपन पैदा हुआ, उसे भरने के लिए मेवाड़ एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। और ये दौर था महाराणा कुंभा का, जिसे अक्सर मेवाड़ का स्वर्णयुग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे मेवाड़, एक ऐसा राज्य जो अब तक अपनी रक्षा कर रहा था, अब एक आक्रामक और विस्तारवादी साम्राज्य में बदल गया। उसने कमजोर हो चुकी सल्तनत के इलाकों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। अब ये बराबरी की लड़ाई नहीं रह गई थी। ताकत का पल्ला पूरी तरह से मेवाड़ के हक में झुक चुका था। 15वीं सदी के बीच तक आते आते उत्तर भारत की सियासी हकीकत पूरी तरह बदल चुकी थी। ये चार्ट उसी बदली हुई हकीकत को साफ साफ दिखा रहा है। दिल्ली सल्तनत का प्रभाव, जो अब कमजोर सैयद वंश के हाथों में था, बुरी तरह से सिकुड़ कर रह गया था। वो अपनी ही अंदरूनी लड़ाइयों और बगावतों में उलझे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ महाराणा कुंभा के नेतृत्व में मेवाड़ का प्रभाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। कुंभा सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार, एक महान निर्माता और कला के बड़े संरक्षक भी थे। उन्होंने दिल्ली की इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने एक एक करके नागौर, सांबर और अजमेर जैसे सल्तनत के अहम ठिकानों पर कब्जा कर लिया। दिल्ली के सुल्तान इतने बेबस और शक्तिहीन हो चुके थे कि वो मेवाड़ के इस आक्रामक विस्तार को सिर्फ चुपचाप देखते रह गए, और उनकी ये खामोशी ही मेवाड़ की नई बादशाहत की एक मूक स्वीकृति थी। मेवाड़ अब दिल्ली सल्तनत का सिर्फ एक प्रतिद्वंदी नहीं रहा था, बल्कि वो उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था।
और अब हम इस 300 साल लंबी कहानी के आखिरी और सबसे निर्णायक दौर में पहुंचते हैं। दिल्ली सल्तनत पर अब उसके अंतिम वंश अफगान लोदी वंश का शासन था। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने सल्तनत की खोई हुई इज्जत को फिर से पाने और साम्राज्य को फैलाने की कोशिश की, लेकिन उसका सामना अब तक के सबसे ताकतवर और महत्वाकांक्षी मेवाड़ शासकों में से एक सी होने वाला था, महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें इतिहास महाराणा सांगा के नाम से बेहतर जानता है। ये अध्याय दो विशाल महत्वाकांक्षाओं के सीधे टकराव का है। एक तरफ इब्राहिम लोदी था, जो अपने साम्राज्य को फिर से खड़ा करना चाहता था, और दूसरी तरफ महाराणा सांगा थे, जो पूरे उत्तर भारत में राजपूतों की हुकूमत स्थापित करने का सपना देख रहे थे। ये अब छोटी-मोटी सरहदी झड़पों का दौर नहीं था, ये खुले मैदान में लड़ी गई बड़ी निर्णायक लड़ाइयों का दौर था, जिसने हमेशा के लिए ये तय कर दिया कि उत्तर भारत का असली मालिक कौन है। ये उस संघर्ष का क्लाइमैक्स था जो 3 सदियों पहले शुरू हुआ था। ये टकराव 2 बड़ी और फैसलाकुन लड़ाइयों में अपने अंजाम तक पहुंचा, और इन लड़ाइयों ने ताकत के समीकरण को हमेशा के लिए बदल दिया। पहली लड़ाई हुई 1517 में खातौली के मैदान में। सुल्तान इब्राहिम लोदी खुद अपनी विशाल सेना लेकर मेवाड़ पर हमला करने आया था। महाराणा सांगा ने न सिर्फ उसे एक जबरदस्त हार दी, बल्कि लोदी को अपनी जान बचाकर युद्ध के मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध में सांगा ने अपना एक हाथ खो दिया और उनके पैर में भी तीर लगा, लेकिन उनकी इस जीत ने पूरे उत्तर भारत में उनकी धाक जमा दी। अपनी इस शर्मनाक हार का बदला लेने के लिए लोदी ने ठीक अगले ही साल 1518 में अपने सबसे बेहतरीन सेनापतियों के साथ एक और भी बड़ी सेना भेजी। धौलपुर के पास बाड़ी में हुए युद्ध में सांगा ने उस सेना को भी नेस्तनाबूद कर दिया। 2 साल, 2 बड़ी लड़ाइयां और सल्तनत की 2 तबाहकुन हार। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये दिल्ली सल्तनत की सैन्य शक्ति का पूरा खात्मा था। इन जीतों ने महाराणा सांगा को उत्तर भारत का निर्विवाद सबसे बड़ा शासक बना दिया। खातौली और बाड़ी में अपनी सेनाओं की तबाही के बाद दिल्ली सल्तनत फौजी तौर पर और मानसिक तौर पर दोनों ही तरह से टूट चुकी थी। 300 साल लंबा संघर्ष अब अपने आखिरी पड़ाव पर था और फैसला मेवाड़ के हक में आ चुका था। वो साम्राज्य जो कभी मेवाड़ को निगल जाना चाहता था, उसे अपनी एक छोटी सी जागीर बनाना चाहता था, आज वो अपनी राजधानी दिल्ली को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। महाराणा सांगा ने जो हासिल किया था वो उनके पुरखों के सदियों के प्रतिरोध और उनके अनगिनत बलिदानों का नतीजा था। उन्होंने न सिर्फ मेवाड़ की हिफाजत की, बल्कि ताकत के तराजू को पूरी तरह से उलट दिया था। अब सवाल ये नहीं था कि क्या मेवाड़ आज़ाद रहेगा, अब सवाल ये था कि दिल्ली की गद्दी पर अगला बादशाह कौन होगा। ये उस आखिरी फैसले की घड़ी थी जहां एक छोटे से राजपूत राज्य के फौलादी इरादों ने आखिरकार एक विशाल साम्राज्य को उसके घुटनों पर ला दिया था। महाराणा सांगा की इन जीतों का नतीजा हिंदुस्तान के नक्शे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के बीच की सरहद किसी नदी, पहाड़ या किसी समझौते से तय नहीं हो रही थी, बल्कि वो सांगा की तलवार से खींची जा रही थी। उनका साम्राज्य फैलता हुआ दिल्ली सल्तनत की दहलीज तक पहुंच गया था। आगरा के पास पीलिया खार नाम की जगह अब मेवाड़ साम्राज्य की पूर्वी सीमा बन चुकी थी। ये एक ऐसी उपलब्धि थी जिसके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। जिस सल्तनत की सरहदें कभी दक्षिण में मदुरई तक फैली थी, आज वो अपनी ही राजधानी के आसपास के कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गई थी। महाराणा सांगा ने यह साबित कर दिया था कि राजपूत शक्ति अब उत्तर भारत की निर्णायक ताकत है। इब्राहिम लोधी का शासन अब सिर्फ नाम का रह गया था। असली ताकत का केंद्र दिल्ली से चित्तौड़ शिफ्ट हो चुका था। 300 साल का संघर्ष आखिरकार मेवाड़ की निर्णायक जीत के साथ खत्म हुआ। और फिर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। एक विडंबना देखिए, जिस दिल्ली सल्तनत को मेवाड़ ने 300 साल तक लड़कर फौजी और माली तौर पर लगभग खत्म कर दिया था, उसका अंत किसी राजपूत शासक के हाथों नहीं लिखा था। 1526 में उत्तर पश्चिम से एक नई और ताकतवर आंधी आई। फरगना का शासक बाबर। पानीपत के मैदान में बाबर की छोटी लेकिन तोपों से लैस अनुशासित सेना ने इब्राहिम लोधी की बहुत बड़ी लेकिन बेतरतीब सेना को रौंद डाला। इस हार के साथ ही इब्राहिम लोधी मारा गया और 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गई। एक तरह से देखें तो सल्तनत का ये पतन मेवाड़ के साथ उसके लंबे और थका देने वाले संघर्ष का ही एक नतीजा था। मेवाड़ ने उसे अंदर से इतना खोखला और कमजोर कर दिया था कि वो एक नए ताकतवर दुश्मन का सामना ही नहीं कर सका। सल्तनत का सूरज डूब चुका था और हिंदुस्तान में एक नए युग, मुगल काल का उदय हो रहा था।
तो आखिर में हुआ ये कि 3 सदियों के लंबे और खूनी संघर्ष के बाद मेवाड़ की जीत हुई। दिल्ली सल्तनत खत्म हो चुकी थी और महाराणा सांगा उत्तरी भारत के सबसे ताकतवर निर्विवाद सम्राट थे। एक संयुक्त राजपूत साम्राज्य का उनका सपना अब हकीकत बनने के बहुत करीब था। लेकिन जैसा कि इतिहास हमें बार बार सिखाता है, एक चुनौती के खत्म होते ही दूसरी और शायद पहले से भी बड़ी चुनौती दरवाजे पर दस्तक देती है। उत्तर पश्चिम से एक नया तूफान इकट्ठा हो रहा था। बाबर, जिसने सल्तनत को तो खत्म कर दिया था, अब वो हिंदुस्तान का नया बादशाह बनने का सपना देख रहा था। और उसके इस सपने के रास्ते में सिर्फ एक ही चट्टान खड़ी थी, महाराणा सांगा। तो यहाँ हम इस कहानी को एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या होता जब मेवाड़ का वो शेर, जिसने सल्तनत को झुका दिया था, पहली बार हिंदुस्तान के पहले मुगल से टकराता? ये एक ऐसी टक्कर थी जो हिंदुस्तान के अगले कई 100 सालों की तकदीर लिखने वाली थी। लेकिन ये कहानी फिर किसी और दिन के लिए है।